पैनामा कमीशन तहकीकात का आगाज वज़ीर आज़म से करे, वो भी 3 माह के अंदर। कमीशन को नए कानून पैनामा पेपर्स इंक्वायरी एंड ट्रायल एक्ट 2016 के तहत तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, जिसमें फॉरेंसिक ऑडिट की शिक शामिल हो। पैनामा कमीशन के लिए अपोजिशन ने 15 निकाती मुश्तरका टर्म्स ऑफ रेफरेंस बना लिए। वज़ीर आज़म के इस्तीफे के मुतालबे पर अपोजिशन यकजा ना हो सकी। क्या हुकूमत इन TOR पर कान धरेगी? और अवाम का मैंडेट लेकर आए हैं, इनको मालूम नहीं कि पाला किससे पड़ा है, इनके कहने से घर क्यों जाएं, ये मुंह और मसूर की दाल। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ बन्नू में तहरीक इंसाफ पर बरस पड़े, आप जाएंगे नहीं, रुखसत करना पड़ेगा। तर्जुमान तहरीक इंसाफ नईमुल हक का जवाब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इन फोकस में खुश आमदीद। मैं हूं जवाद अहमद सिद्दीकी। अपोजिशन ने पैनामा तहकीकाती कमीशन के लिए अपने 15 निकाती TOR मुश्तरका TOR दे दिए हैं और अब देखना यह है कि हुकूमत इन पर किस तरह जवाब देती है। इब्तदाई रद्द-ए-अमल हुकूमती हलकों से यह आ रहा है कि ये अपोजिशन की ख्वाहिश पर मबनी TOR है। इस पर कुछ बात करेंगे तफसील से इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। पैनामा तहकीकाती कमीशन के लिए हुकूमती TOR को यकसर मुस्तरद करने वाली अपोजिशन ने आज पैनामा तहकीकाती कमीशन के लिए अपना मुश्तरका TOR तैयार कर लिए हैं। ये मंजर-ए-आम पर आ चुके हैं। अब सबसे पहली और अहम बात यह है कि अपोजिशन के तैयार करदा TOR हुकूमत के जानिब से तैयार करदा TOR से कतई मुख्तलिफ हैं। एक जानिब हुकूमती TOR के प्रियम्बल में इब्तदाइये में जहाँ आपको वज़ीर आज़म या उनके अहल खाना की इस्तिलाह दिखाई नहीं देगी, वहीं अपोजिशन की जानिब से तैयार करदा TOR के इब्तदाइये में आपको आगाज़ ही वज़ीर आज़म और उनके अहल खाना के तज़किरे से होता दिखाई देगा और उसके बाद उसके इब्तदाइये में जा बजा आपको वज़ीर आज़म के अहल खाना का तज़किरा मिलेगा। अब हुकूमती TOR के बरक्स इन TORs को महदूद किया है अपोजिशन ने पैनामा पेपर्स में की तहकीकात के हवाले से। गो के अपोजिशन के TOR भी तकाजा कर रहे हैं कि पैनामा पेपर्स में जिन जिन पाकिस्तानी शख्सियात के नाम सामने आए हैं उन सब से तहकीकात की जाएँ, लेकिन हुकूमती TOR के बरक्स अपोजिशन का TOR ये मुतालबा कर रहा है कि इन तहकीकात का आगाज़ वज़ीर आज़म से किया जाए। सिर्फ ये नहीं बल्कि वज़ीर आज़म से होने वाली तहकीकात को 3 माह के अरसे में मुकम्मल किया जाए, जबकि दीगर शख्सियात के लिए तहकीकात का जो दायरा-कार है, उसका जो वक्त का तयन किया गया है, उसको 1 साल तक की इजाज़त या छूट दी गई है। हुकूमती TOR के बरक्स कमीशन का क़याम एक नोटिफिकेशन के ज़रिए करने के बजाय अपोजिशन का ये कहना है कि एक नए कानून, जिसको अपोजिशन ने पैनामा पेपर्स इंक्वायरी एंड ट्रायल एक्ट 2016 कहा है, उसका एक नया कानून पास करके कमीशन का क़याम अमल में लाया जाए। ये भी अपोजिशन मुतालबा कर रही है। इसके साथ साथ जो आपको अहम बात आज अपोजिशन के मुश्तरका एलामिया में दिखाई नहीं देगी, वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान से इस्तीफ़े का मुतालबा है। इस हवाले से एतज़ाज़ एहसन साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, सेनेट में अपोजिशन लीडर, ये फरमा रहे थे कि इस पर अपोजिशन जमातों का इत्तफाक नहीं है लेकिन इख्तलाफ भी नहीं है। बज़ाहिर 2 छोटी अपोजिशन जमातों के ईमा पर फ़िलहाल अपोजिशन ने मुतफ़िक़ा तौर पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान से इस्तीफ़े का मुतालबा नहीं किया है। अहम सवाल यह है कि हुकूमत जिसके हलकों से इब्तदाई तौर पर रद्द-ए-अमल ये आ रहा है कि अपोजिशन ने अपनी ख्वाहिश के मुताबिक TORs को तरतीब दिया है, जिसमें वज़ीर आज़म और उनके अहल खाना को सिंगल आउट किया गया है। इस पर हुकूमत कितनी संजीदगी से कान धरेगी? और उससे ज़्यादा अहम बात यह है कि अगर हुकूमत इन TORs के साथ वही काम करती है जो अपोजिशन ने हुकूमती TORs के साथ किया था, तो अपोजिशन ने इस हवाले से क्या सोच रखा है? इन TORs में जो कि अपोजिशन ने आज तजवीज़ किए हैं, हुकूमत की ख्वाहिश के मुताबिक हुकूमत से मुशावरत के बाद किस हद तक तरमीम की जा सकती है, अपोजिशन कितनी लचक दिखाने के लिए तैयार है, ये अहम सवालात हैं। इस पर हम बात करेंगे। अब से कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा और सेनेटर और अपोजिशन की उस मुश्तरका टीम का हिस्सा जिसने इन TOR को तरतीब दिया है, मोहतरमा शहरी रहमान साहिबा। नाज़रीन, ये जहन में रहे कि हुकूमत की जानिब से, हुकूमत पर अपोजिशन की जानिब से ये इल्ज़ाम रहा है कि जो TOR हुकूमत ने तरतीब दिए उसमें अपोजिशन की मुशावरत शामिल नहीं की गई। हुकूमत इस बात की आड़ लेती रही कि अपोजिशन किसी एक सफ़े पर मुत्तफ़िक नहीं है। अभी तक अपोजिशन ने वाज़ेह तौर पर यह नहीं बताया है कि उसको हुकूमती TOR पर एतराज़ किस नुक्ते पर है। अब अपोजिशन ने 15 निकात पर मुश्तमिल एक TOR तरतीब दे दिया है।
अब हुकूमत की कोर्ट में एक दफ़ा फिर गेंद आ चुकी है कि हुकूमत ने इन TOR पर किस तरह रिस्पॉन्ड करना है। अभी तक के हुकूमती रद्द-ए-अमल का अगर आप जायज़ा लें, आपको ये मालूम होगा कि हुकूमत ने अपोजिशन के दबाव पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त तो तहरीर कर दिया पनामा तहकीकाती कमीशन की तश्कील के लिए, लेकिन उसके बाद अपोजिशन हुकूमत खुसूसन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान आपको अवामी राब्ता मुहिम में मशगूल नज़र आएंगे, जिसमें वो अपोजिशन बिलखुसूस तहरीक इंसाफ को आड़े हाथों ले रहे हैं। शरी रहमान साहबा इस वक्त हमें ज्वाइन कर रही हैं, उनसे बात करते हैं। शरी साहबा, बहुत शुक्रिया। वक्त का हुकूमती TORs पर अपोजिशन का रद्द-ए-अमल ये था कि बहुत वसी हैं, अब आपके मुश्तरका TOR पर हुकूमती हल्कों से रद्द-ए-अमल ये आ रहा है कि बड़े स्पेसिफिक हैं, वज़ीर आज़म के ख़ानदान को सिंगल आउट किया जा रहा है और ये तो अपोजिशन की ख्वाहिशात की अक्कासी कर रहे हैं। सो हाउ विल यू रिस्पॉन्ड टू दैट? दो बातें बहुत अहम और वाज़ेह हैं। एक तो ये एक पब्लिक डिमांड है, कौम इस वक्त अशद तौर पर हिसाब मांग रही है और अपोजिशन का किरदार इस वक्त बड़ा उसमें बड़ी कमी होगी अगर हमने इस वक्त इसका जवाब नहीं दिया और इस पर कोई तामीरी काम नहीं किया। आज जो कमीशन के TORs बने हैं, अगर आप उसको देखें, अगर प्राइम मिनिस्टर भी थोड़ा वक्त निकाल के उसे देख लें बजाय उसका एक महज सियासी जवाब के, तो फिर वो पता चलेगा कि ये एक अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी का अमल है। ये शुरुआत सिर्फ उनसे है। अगर अपने आप को नहीं ऑफर अप कर, ये देखिए ये सुनहरी मौका है किसी सियासतदान के लिए, सुनहरी मौका है कि भाई आप एहतसाब शुरू करें, मुझसे शुरू करें, हमसे शुरू करें और इस तरह करें कि आपका कोई सवाल ना रह जाए इसमें। दूसरी बात ये मैं फिर बल्कि तीसरी मैं कहूँगी कि इसे एक विच हंट की तरह ट्रीट करना या सियासी तरह ट्रीट करना कि भाई हम सिर्फ एक अपना आपको जवाब ईंट से ईंट बजा के देंगे, तो मुझे समझ नहीं आता कि इसका क्या अमल है। इसका आप सियासी जवाब दें, आप दुरुस्त फरमा रही हैं, लेकिन आप जो बात कर रही हैं देखिए उसका ताल्लुक है अखलाकियात से कि वज़ीर-ए-आज़म खुद को पेश कर दें। आपने तो मुतालबा कर दिया है, सवाल ये उठेगा ना कि अगर आप वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से या उनके अहले खाना के हवाले से तहकीकात का तकाजा 3 माह में कर रहे हैं, दीगर शख्सियात के लिए 1 साल का अरसा रख रहे हैं, तो ये बज़ाहिर तफरीक क्यों, जबकि कानून की नज़र में तो सब बराबर है? बिल्कुल सब बराबर हैं, इसीलिए एक अरसा भी रखा है ताकि इसमें प्रॉपर तहकीकात हो सके। अगर हम सबको 200 से ज़ायद नाम हैं, अगर हम सबको 1-3 महीने के टर्म्स ऑफ रेफरेंस या दायरे में महदूद कर देते तो फिर कहा जाता कि ये तो बिल्कुल ही अनवर्केबल या अनवायबल है, ये अपने लिए इन्होंने सहूलत की है। तो ऐसा नहीं है, बल्कि जब जितना आप टाइम और देते हैं तो उतना आप अपने आप को भी पेश करते हैं और ओपन करते हैं। तो देखिए जमहूरी कदरों का मतलब यही है कि आप अवाम के सामने जवाबदेह हों और अवाम इस वक्त शफाफियत का नया दौर मांगती है। मुझसे आज किसी ने पूछा पीपल्स पार्टी किस लिए इसमें कर रही है, आप तो फ्रेंडली थे। मेरा काम है कि जब क्राइसिस होती है तो पीपल्स पार्टी हमेशा मुल्क में सामने आती है लीडरशिप के लिए। हम गैर तामीरी जमहूरियत में यकीन नहीं करते और ये कोई फ्रेंडली बात नहीं थी कि हम पार्लियामान के दायरे में काम करना चाहते थे। ठीक है, शरीफ साहब इसकी शिकों पर आइए जी। अब ये 1985 से 2016 तक जो तहकीकात का दायरा कार आपने तयन किया है, ये 1985 की रेलेवेंस क्या है? देखिए ये एक मुश्तरका लाए अमल के मुताबिक तय हुआ है और ये फीलिंग थी सारे मेंबरान में कि उन्होंने क्योंकि कहा है कि ये जो इस वक्त वजाहतें पेश की गई हैं कि हम कभी हमारा ये असासे इस तरह बिल्डअप हुए, तो बहुत सिंपल सी बात है, बता दें असासे कहाँ से आए, क्योंकि एक सवाल से दूसरा सवाल जन्म दे रहा है और वो चलें पहले ये तो ये है फिर पीएम के खानदान से मुतल्लिक है, ये शेख पीएम साहब के लिए ही है उनके खानदान। बिकॉज आपको पता है कि पनामा में यही नाम आए हैं और उन्होंने खुद इंकशाफात कुछ किए हैं, जवाबी इंकशाफात, लेकिन ये एक तो नाकाफ़ी हैं, ना ये पार्लियामान में आके जवाबदेही की है, ये इसमें डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को इस वक्त इनॉग्रेट करते फिरना और ललकारना, ये तो कोई मैं समझती हूँ आगे का सियासी अमल नहीं है। और ये ताकि ऐसा ना लगे कि ये विच हंट है, क्योंकि ये नहीं है, ये एक अकाउंटेबिलिटी का अमल है जो हमेशा पाकिस्तान में मुतनाज़िर रहा है माजी में, आप जानते हैं। तो इस अमल को एक
प्रॉपर अमली जामा देना एक ये पहली दफ़ा पाकिस्तान में मैं समझती हूँ तारीख़ है, क्योंकि ये किसी 58(2)B के साथ नहीं किया जा रहा, ये किसी के कंस्पिरेसी नहीं की जा रही, ये सारी सियासी जमहूरी क़ुव्वतें बैठ के कर रही हैं। जी, A special law titled Panama Papers Inquiry and Trial Act 2016 पहले तो अपोजिशन ऑर्डिनेंस का तकाजा कर रही थी, सो ये एक्ट किस तरह मुख्तलिफ होगा ऑर्डिनेंस से, इसके क्या होंगे कानूनी तकाजे? देखिए ऑर्डिनेंस और लॉ में मतलब एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में आप फ़र्क मुझे खुद जानते होंगे, लेकिन एक तो ऑर्डिनेंस को रिन्यू भी करना पड़ता है, बार बार वो लैप्स हो जाता है। और देखिए बेहतरी हमेशा शायद थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन बेहतरी हमेशा इसी में होती है, आप अगर दो को कंपेयर करें तो जमहूरी कदरे और पार्लिमानी जो रिवायत है उसमें हमेशा लीगल एक्ट डेमोक्रेटिक समझा जाता है, क्योंकि आप एक प्रोसेस के ज़रिए लाते हैं। और भाई आप ही का नुक्ता कि ये तो एक प्रॉपर फिर एक प्रोसेस है ना, इत्तेफाक होगा, मंजूर होगा, तो ये फिर टाइम तैयार है ऑपोजिशन ये टाइम देने के लिए? देखिए जैसे मैंने कहा, ये कोई उठा के हमने ऐसा फेंक नहीं दिया है, ये शोशा तो नहीं छोड़ा है, ये एक तारीखी अमल अपोजिशन ने अपने हाथों से एक दूसरे से मिल के तैयार किया है। इसमें ज़रूर ऐसा नहीं है कि हम एक दूसरे को सहूलत या तक़वियत दे रहे हैं, हमने कहा है कि भाई इसमें 1 साल का भी टाइम लें, और फिर ये एक प्रेसिडेंट भी सेट किया गया है, ये बहुत अहम बात है। तो इससे ज़रा थोड़ा सा आप देख लें कि ये रिवायती तौर पे जिस तरह नैब के इदारों को या एहतसाब के इदारों को इस्तेमाल किया गया है, कभी पूरे अदवार में ऐसा हुआ है, सियासी अदवार में पूरी 90 की दिहाई इसमें निकल गई, तो हम ये नहीं चाहते कि उस तरह की क्राइसिस डेमोक्रेसी हो। लेकिन थोड़ी सी रोशनी इस पर डाल दें। जी, ऑपोजिशन जो जानना चाहती है कि 2000 से ऑनवर्ड्स वज़ीर आज़म या उनकी फैमिली मुल्क से बाहर रही तो किस हैसियत में रही, स्टेट गेस्ट थे या नहीं थे, इसकी अफादियत क्या है, हम इतना तो हमें अंदाज़ा है वो एक अरेंजमेंट के तहत बाहर गए थे और रहे थे। ऑपोजिशन क्या जानना चाह रही है? देखिए ऑपोजिशन ने तो बहुत से सवाल किए हैं, क्योंकि वो आप एक टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, और वो कहा गया था कि एक दूसरे मुल्क में जाके हमने ये अपनी जो वेल्थ है बनाई है, फिर कहा गया था कि हमने हमसे जनरल ज़ियाउल हक ने सब कुछ हमारे एक दौर में ये सब कुछ ले लिया गया था। फिर बाद में सबके सामने है जी, तारीख़ को आप वाइप आउट नहीं कर सकते, और रिकॉर्ड को आप साफ़ करें, आप पेश करें कि जी जब आप जलावतन थे तो उसमें इतने असासे किस तरह बने, और इसमें शायद उनका बहुत साफ़ और शफाफ जवाब हो, शायद वो कोर्ट को और एहतसाबी अमल को सेटिस्फाई कर सके। ये तो मैं समझती हूँ उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो प्रॉपर अपने, अगर वो उनको तो आप लोग चाहे इस मौके पर वज़ीर आज़म ये भी वाज़े कर दें कि बैरून मुल्क क़याम के दौरान उन्होंने कोई रियायत बतौर स्टेट गेस्ट तो नहीं ली, बड़ा वाज़े हो जाए। क्योंकि उन्होंने बार बार कहा है कि हमने ये इस जो पीरियड आप मेंशन कर रहे हैं ना, टाइम लाइन और किस वक्त और कहाँ ये सब हुआ है, उन्होंने खुद ही अपने आप ये बातें कही हैं। तो उसकी बजाय इसके कि आप उसको एक हॉस्टाइल तरीके में लें, जारहाना अंदाज अडॉप्ट करें, आप सामने आएँ और कहें कि भी मैं आपके सारे सवाल का जवाब देना चाहता हूं, क्योंकि वो पार्लियामान को तो कुछ समझते नहीं है, ना आए हैं, अफसोस की बात है। और मैं तो समझती हूँ पीएम का ओहदा और रुतबा बहुत हमारे लिए एक देखिए रिस्पेक्ट और उसका मुतहम्मल है, कदर का, हम उसको कदर की नज़र से देखते हैं। तो बेहतर होता कि पार्लियामान में आते, लेकिन अब पार्लियामान में आए भी तो अब ये एक इंक्वायरी कमीशन की डिमांड बन चुकी है और पूरे मुल्क में है कि किस तरह, अब पाकिस्तान में कोई और तरीका तो नहीं है। एक दूसरे को हम क्वेश्चन करते हैं कि आपने नैब को इस्तेमाल किया, आप इसके सियासी मकासद को इस्तेमाल करें। इस वक्त आप देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन ने भी असासे हटा दिए हैं पार्लियामेंटेरियंस के, या तो हम मुकमुका करके एक दूसरे से हाथ मिलाए के कि बहुत अच्छी बात है हमारे असासे छुप गए। वी हैव टू डेवलप अ मैकेनिज्म जो एक अहम एक मेरी बात सुने, जो मैकेनिज्म है कि जो जिससे सब अग्री करें। इससे अगर डिसएग्रीमेंट है तो बताएं क्या डिसएग्रीमेंट है, इन प्रिंसिपल क्या डिसएग्रीमेंट। इस्तीफे के मुतालबे को अगर ऑपोजिशन मुतफिका मुतालबा नहीं बना सकी, इसकी वजह क्या है? इन टीओआर्स पर बहुत एतमाद है ऑपोजिशन को, या इत्तेफाक ही पैदा नहीं हो सका इस्तीफे के मामले? नहीं, ये पूरे टीओआर्स में मैं वजाहत करूं आपसे, इन पूरे टीओआर्स में आप पढ़ लें आगे से ऊपर से नीचे तक,
पूरी जो जॉइंट अपोजिशन थी उसमें इत्तेफाक राय है। आप इस्तीफे की बात कर रहे हैं, इस्तीफा इन TORs के बाहर है, और वो क्योंकि दो जमातों को ये उनको इन प्रिंसिपल वो भी एक्सेप्ट करते हैं कि अगर आप इस अमल से गुजरे और आपकी जवाबदेही में कोई कमी कसर रहती है तो फिर आप को भी स्टेप डाउन करना होगा। बात ये है कि आपका एक अखलाकी जवाब होता है ना। जी, अगर आप मुझे सिर्फ यस नो में बता सकें, अब ऑपोजिशन क्या चाह रही है हुकूमत से? इन TOR को इन टोटो मान ले या मुशावरत, इसमें लचक तरमीम की गुंजाइश रखी है ऑपोजिशन ने? वेरी शॉर्ट। ये तो मुशावरत का अमल उन्होंने ना दरवाजे खोले ना उन्होंने बात की। ये TORs अब ये प्रेजेंट हो चुकी हैं और बेहतर होगा कि इन पर आगे चलें। बहुत शुक्रिया। शेरी रहमान साहिबा पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हमसे रही थी, ऑपोजिशन के तैयार करदा मुतफ़िका TOR पर कह रही थी बेहतर ये होगा कि हुकूमत इससे आगे चले। एक मुख्तसर ब्रेक शामिल करेंगे नाज़रीन प्रोग्राम में। वज़ीर-ए-आज़म आज बन्नू तशरीफ़ ले गए और वहाँ वो ये कहते दिखाई दिए कि हमसे जो लोग इस्तीफ़ा मांग रहे हैं उनके कहने पर क्यों घर जाएँ, ये मुँह और मसूर की दाल। कुछ बात होगी इस पर इस ब्रेक के बाद। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ कोई पाकिस्तान में धांधली नहीं हुई। एक बहुत बड़ा तमाचा था उनके मुंह पर। हम आपके कहने पे घर चले जाएं? जरा ये मुंह और मसूर की दाल, क्या समझते हैं आप अपने आप को? आप समझते क्या अपने आप को? हमें पता नहीं कि हमें किन से वास्ता पड़ गया है, उनको भी नहीं पता कि उनका किन से वास्ता पड़ गया है। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे उस सियासी गर्मा गर्मी का जिसमें इजाफे के लिए मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ से वाबस्ता शख्सियात आपको रोज़ाना की बुनियाद पर अपना हिस्सा डालते दिखाई देंगे। अब से चंद अरसे कबल तक इजलासों में बात करने तक या कौम से खिताब करने तक महदूद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अब मंसूबों की इफ्तिताही तकारीब में और अवामी इज्तिमात में तहरीक इंसाफ को बराह रास्त ललकारते आपको दिखाई देंगे और फिर जवाबन तहरीक इंसाफ अपने जलसों में, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में या इससे वाबस्ता शख्सियात अपने बयानात में जवाबात देते आपको दिखाई देंगे। आज भी वज़ीर-ए-आज़म बन्नू तशरीफ़ ले गए और वहाँ भी वो तहरीक इंसाफ को नहीं भूले। उन्होंने इस मौके पर बुनियादी तौर पर बात की उन लोगों को मुखातिब करते हुए, उनका इशारा तहरीक इंसाफ की जानिब था जो उनके इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो गीदड़ भभकियों से डरने वाले नहीं हैं, अवाम का मैंडेट लेकर आए हैं। इन लोगों को मालूम नहीं है कि उनका पाला किससे पड़ा है, हम घर चले जाएं, ये मुंह और मसूर की दाल। इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म ने आज ये भी कहा कि उनको नया पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में दिखाई नहीं दिया। उन्होंने हेलीकॉप्टर में जायज़ा लिया है, उन्हें सिर्फ टूटी फूटी सड़कें दिखाई दी हैं। इसका जवाब बहरहाल तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा तर्जुमान नईमुल हक साहब ने यह कहकर दिया है कि वज़ीर-ए-आज़म जाएंगे नहीं, उनको रुखसत करना पड़ेगा। सवाल हमारे जहन में नाज़रीन ये आता है कि सियासी दर्जा हरारत में इजाफा करने वाले ये बयानात आखिर किस पर मुंतज होंगे और तहरीक इंसाफ ने वज़ीर-ए-आज़म से इस्तीफ़े का जो मुतालबा कर रखा है उस मुतालबे के बारे में तहरीक इंसाफ ने अब क्या सोचा है। नईमुल हक साहब तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा तर्जुमान हमें ज्वाइन करें। नईम साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वज़ीर-ए-आज़म तो बज़ाहिर आज डट गए हैं नईम साहब, और बल्कि मैं तो कहूँगा उन्होंने चैलेंज कर दिया आप लोगों को कि हम डरेंगे नहीं इन धमकियों से और ये मुंह मसूर की दाल, अवाम का मैंडेट हमारे साथ है। बज़ाहिर अब चूंकि अपोजिशन मुत्तफिक नहीं हो पाई है वज़ीर-ए-आज़म के इस्तीफे के मुतालबे पर, सो तहरीक इंसाफ नज़रसानी कर रही है इस मुतालबे पर? नहीं, हमारी मुलाकातें जारी हैं, हम नज़रसानी बिल्कुल नहीं करेंगे। हम समझते हैं कि पाकिस्तान में सियासी जमातों की अक्सरियत जो है वो नवाज़ शरीफ साहब का इस्तीफ़ा चाहती है। अपने इक़्तिदार की किश्ती को डूबते हुए देख रहे हैं। इनके इक़्तिदार की किश्ती में बहुत सारे सुराख पैदा हो गए हैं। अब वो मौलाना फजलुर रहमान जैसे तिनकों का सहारा ले रहे हैं, ये सोच कर कि शायद उनकी किश्ती डूबने से बच जाए। मैं समझता हूँ कि वो शख्स इनके पहले दौर में सन 90-93 के दौर में इस्लामाबाद एयरपोर्ट का जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ था वो आज तक ख़त्म ही नहीं हुआ है। अब इनके समधी जो हैं वो इस एयरपोर्ट को बना रहे हैं। और ये पूछें 25 साल में जब आप इस्लामाबाद यानी दो इक़्तिदार रहे चले, बीच में ये नहीं थे, इस्लामाबाद का एयरपोर्ट नहीं बना सके और आज इन्होंने बन्नू के एयरपोर्ट का ऐलान कर दिया। मैं समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म साहब बौखलाहट का शिकार हो चुके हैं, बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। 3 साल तक ये सो रहे थे और सारी दुनिया के दौरे कर रहे थे। अब इनको पाकिस्तान की तरक्की का ख्याल आ रहा है।
جگہ جگہ جا کے ایسے پروجیکٹس کا اعلان کر رہے ہیں جو کم از کم ان کے دور حکومت میں ممکن نہیں ہو سکتے۔ چلیں مجھے ذرا یہ بھی بتائیں نعیم صاحب، میں ان جو منصوبوں کی جانب اگر بعد میں آؤں، آپ نے فرمایا کہ جی یہ جائیں گے نہیں، ان کو رخصت کرنا پڑے گا، سو اس کے لیے کیا پلان ہے؟ آپ حوالہ دے رہے ہیں تحقیقاتی کمیشن جو بنا ہے اس کے نتائج جب سامنے آئیں گے اس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں، دھرنے سے بھیجیں گے، کیا کریں گے؟ یہ خود تو نہیں جانے سے رہے، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ 5 سوال جس کی پوری قوم منتظر ہے کہ جواب دیں، اور کمیشن بھی ان سوالوں کے جواب لینا چاہے گا اگر بن گیا تو، یہ ان سوالات کے جواب دینے سے گریز کر رہے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا اقتدار بچ جائے گا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر انہوں نے ان سوالات کے جواب دیے تو پھر یہ وزیر اعظم نہیں رہ سکیں گے۔ جہاں تک ہمارا تعلق ہے، اب تمام جو بڑی بڑی پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہیں، سوائے ان کے ایک حلیف کے مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے، تمام اس بات پہ متفق ہیں کہ ان کو اب استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ ان کا کوئی اخلاقی یا قانونی جواز نہیں رہ گیا، اور مجھے تو افسوس اس بات کا ہے کہ یہ پوری قوم کو انہوں نے للکار دیا ہے، جواب دے نہیں رہے، گریز کر رہے ہیں۔ ان کا مقصد کیا ہے؟ کیوں نہیں یہ اپنے بیٹوں کے، اور پھر وہی سوال ہے نا، ان کو شاید جانا بھی نہیں چاہیے، وہ الیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں، بہرحال سوال کی بات نہیں ہو رہی نا کہ کس طرح بھیجیں گے۔ ہو سکتا ہے ان کے جو جوابات سامنے آئیں وہ قوم کو قبول ہو جائیں۔ یہ گھبرا کس بات سے رہے ہیں؟ گریز کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں قوم کو اس کشمکش میں مبتلا کر رہے ہیں، امتحان میں ڈال رہے ہیں؟ کیوں اس سسٹم کو امتحان میں ڈال رہے ہیں؟ ان کو سن 77 یاد نہیں، 1977 جب پی این اے کی موومنٹ نے اور پیپل پارٹی کے درمیان ایک تعطل اتنی طویل مدت اختیار کر گیا تھا کہ پھر وہ نظام کا پورا نظام تھا وہ درم برم ہو کے ٹوٹ گیا، ملٹری ڈکٹیٹرشپ آ گئی۔ یہ تو ان کا تو فلسفہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ چل بہرحال وہ الزام تحریک انصاف کو دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ لوگ انتشار کی سیاست کر رہے ہیں۔ موونگ آن، آپ نے کہا جی یہ بوکھلاہٹ کا شکار ہیں، یہ ایسے منصوبوں کا اعلان کرنا، لیکن اگر وہاں ایئرپورٹ کے قیام کی بات کر رہے ہیں وزیر اعظم جو کہ انٹرنیشنل ہوگا، یونیورسٹی بنانے کی بات کر رہے ہیں، یو سیز میں گیس کی فراہمی کی بات کر رہے ہیں، انڈسٹریل زون بنا رہے ہیں سی پیک منصوبے کے تحت، سو بظاہر تو اس کو ویلکم کیا جانا چاہیے نعیم صاحب، اس میں خرابی کیا ہے؟ یہ ان کے جھوٹے وعدے ہیں نا، جب 25 سال میں آپ اسلام آباد ایئرپورٹ نہیں بنا سکے، اب آپ کہہ رہے ہیں بنو میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنائیں گے۔ یونیورسٹی، یہ صوبائی خود مختاری پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش ہے۔ یونیورسٹی بنانا تعلیم کا جو شعبہ ہے 18ویں ترمیم کے بعد یہ صوبوں کے پاس ہوتا ہے۔ ٹورزم، یہ جہاں قبضہ کرنا چاہتے ہیں، قبضہ گروپ کا تو ان کا بڑا تجربہ ہے، اب ٹورزم جو ان کے اب دائرہ اختیار میں نہیں رہا، ہمیں خیبر پختونخوا میں جو ٹورزم ڈپارٹ جو ہمارے پر ٹرانسفر ہو گیا 18ویں ترمیم کے بعد، انہوں نے ریسٹ ہاؤسز پہ قبضہ کر لیا کاغان میں، وہ نہیں دے رہے، کیسز پہ چلے گئے۔ تو ان کے لیے قانون کی حکمرانی کوئی چیز نہیں، حکمرانوں کا قانون ہی جو ہے اس ملک میں نافذ ہے ان کے لیے۔ تو نعیم صاحب کیوں ان کو نیا خیبر پختونخوا نظر نہیں آیا؟ کوئی اینک مختلف ہے وزیر اعظم کی یا بن ہی نہیں پایا؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بصیرت کو مزید روشنی کی ضرورت ہے تاکہ ان کو وہ چیزیں نظر آ جائیں جو وہ شاید دیکھنا بھی نہیں چاہتے، مگر وہ بنو جا کر اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ 3 سال سے یہ لوگ کہاں تھے؟ میری سمجھ میں یار اب ان کو ہوش آیا ہے۔ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ 3 سال موقع دے رہے تھے، دیکھ رہے تھے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ روزانہ اس حکومت نے، نواز شریف صاحب کی حکومت نے پچھلے 3 سال میں روزانہ 6.5 ارب روپے کے قرضے لیے ہیں، روزانہ 5,000 ارب روپے سے زیادہ قرضے لے چکے ہیں۔ پاکستانی قوم کو اس حد تک مقروض کر دیا ہے کہ اس کی واپسی کے کوئی امکانات نظر نہیں آتے۔ ہر شخص 1.25 لاکھ روپے کا مقروض ہے پاکستان میں۔ ان کی مجھے ایک مختصر بریک لینے دیجئے۔ آپ نے کہا کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہے مولانا فضل الرحمان کی صورت میں۔ مولانا فضل الرحمان اور ان کی جماعت سے وابستہ شخصیات آج بہرحال وزیر اعظم کے اسی جلسے میں کچھ اور چیزوں کا حوالہ دے رہے تھے، ان پر نعیم الحق صاحب سے جواب لیتے ناظرین اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، تحریک انصاف کے سینئر رہنما ترجمان نعیم الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نعیم صاحب، فضل الرحمان صاحب آج جوش میں دکھائی دیے وزیر اعظم کے ہمراہ، انہوں نے کہا ایک ایسی حکومت جو اپنے صوبے میں چوہوں کو پکڑنے کے حوالے سے مشکلات کا شکار ہے، پنجاب میں شیروں پر ہاتھ ڈالنے کی بات کر رہی ہے۔ پھر ہم نے اکرم درانی صاحب کو سنا، سابق سی ایم
کے پی، انہوں نے کہا کہ جی وزیراعظم اشارہ دیں تو خیبر پختونخوا کی اس لولی لنگڑی کی اصطلاح انہوں نے استعمال کی، اس حکومت کو ہم گرا دیں. سو آپ ایک نیا کوئی سیاسی چیلنج تو نہیں دیکھ رہے اس بیان کے بعد خیبر پختونخوا میں؟ نواز شریف صاحب کی پوری کوشش ہے کہ وہ مولانا فضل الرحمان جن کا ماضی داغدار ہے، جن کے خلاف اگر باقاعدہ انکوائری کی جائے، اور ہونی چاہیے کہ ڈیزل کے معاملات میں انہوں نے کس حد تک اپنے ہر حکومت کے ساتھ ساز باز کر کے بے تحاشا دولت بنائی، ایک پیسے کا ٹیکس نہیں دیا انہوں نے. اور جب یہ کشمیر کے ایمبیسڈر ہر حکومت میں بن کر باہر جو ان کے قصے کہانیاں پیرس اور واشنگٹن کے حوالے سے ہمارے علم میں ہیں، اگر وہ منظر عام پہ آ جائیں تو ان کو شاید سیاست چھوڑنی پڑے. ان کے تو والد نے ان کو کہہ دیا تھا. پارٹی کے ماضی پر بھی سوال اٹھیں گے. میں کہتا ہوں کہ جو بھی پچھلے 30 40 50 سال میں جس نے بھی اس قوم کو لوٹا ہے یا لوٹنے کی کوشش کی ہے، چاہے وہ ہماری پارٹی میں بھی ہوں، اس کے خلاف تفتیش ہونی چاہیے اس کمیشن کے تحت، اور سب کے ساتھ برابر کا سلوک ہونا چاہیے. کوئی کسی قسم کی تفریق نہیں ہونی چاہیے. سر ایک اور مسئلے کی جانب آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، یہ پی ٹی آئی کے جلسوں میں خواتین کے ساتھ جو ہونے والی مبینہ بدتمیزی ہے، اب تو اس کے کچھ ویڈیو مناظر دکھائے جا رہے ہیں. اب اس کے اوپر خواجہ سعد رفیق صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جو جماعت اپنے کارکنان کو نہیں سنبھال سکتی، جو لیڈران ایسا نہیں کر سکتے، وہ قوم کو کیا سنبھالیں گے. اور پھر ہمیں اندازہ ایک ایف آئی آر بھی درج ہوئی ہے لاہور میں. رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں جی ضرورت پڑی تو خان صاحب اور جلسے کے منتظمین کو گرفتار کرنے تک نوبت جا سکتی ہے. تو سر یہ کیا مسئلہ ہے؟ تحریک انصاف اس مسئلے کو ہینڈل کیوں نہیں کر پائے؟ انہوں نے جب ماڈل ٹاؤن میں خواتین پر گولی چلا کے ان کو شہید کر دیا تھا، اس کے قاتلوں کو تو پکڑ نہیں پائے کیونکہ خود قاتل ہیں. اب انہوں نے ایک سکیم کے تحت ہمارے جلسوں میں اپنے غنڈے بھیجنے شروع کر دیے. یہ تو ویسا ہی جواب ہے جیسے پھر حکومت دیتی ہے. نہیں بات تو سنیں آپ، بات تو سنیں، اپنے گریبان میں تو منہ ڈال کے دیکھیں. وہ جو خاتون کی تصویر آپ کو یاد نہیں؟ ماڈل ٹاؤن میں اس کو گولی لگی، اس کو چھلنی کر کے اس کو مار دیا، وہیں پہ شہید کر دیا، اور پھر دندناتے پھر رہے ہیں کہ جی وہ آج تک کوئی پکڑا گیا. یہ تو وہ حکومت ہے. انہوں نے اپنے غنڈے بھیجے ہمارے اسلام آباد کے جلسے میں، انہوں نے اپنے غنڈے بھیجے ہمارے لاہور کے جلسے میں. اور کہاں تھی ان کی پولیس؟ اس نے ہم کو لاہور کے جلسے میں اس بات کی یقین دہانی کرائی تھی کہ فول پروف سیکیورٹی ہے جی، کسی قسم کا کوئی واقعہ نہیں ہو سکتا. جیسے عمران خان صاحب اسٹیج سے اترے پولیس غائب. یہ ان کی سوچی سمجھی سازش ہے کہ ان کے جلسوں میں اس قسم کے غنڈہ گردی کرو تاکہ ان کے جلسے ناکام ہو جائیں. مگر میں آپ ہی کہہ رہے ہیں وہ ویڈیوز میں ہمیں تحریک انصاف کے پارٹی پرچم گلے میں ڈالے جو لوگ نظر آ رہے ہیں، وہی تو لوگ ہوتے ہیں. ہم نے 3 سال پہلے بھی ان کے لوگ پکڑے تھے جو ہماری جیکٹس پہن کے آ گئے تھے تحریک انصاف کی. یہی تو ان کا منصوبہ بندی ہوتی ہے کہ تحریک انصاف کے جھنڈے، تحریک انصاف کے بنیان پہن کر، ٹھیک ہے جی، آپ غنڈہ گردی کر دیں، عورتوں کو تنگ کریں. یہ انہوں نے بڑی سوچی سمجھی سکیم ہے، یہ زیادہ عرصے تک نہیں چلے گی. تو اب تحریک انصاف صرف جلسے تو بہرحال آپ کی جماعت کے نا، تو کیا سوچا ہے؟ کوئی انتظام بہتر کرنے کا سوچ رہے ہیں؟ نہیں یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جلسے ہماری جماعت کو؟ لا اینڈ آرڈر کس کی ذمہ داری ہے؟ پولیس کی ہے یا نہیں؟ پولیس پہ اربوں روپیہ خرچ کر کے، اور میں پنجاب پولیس کی بات کر رہا ہوں، ٹریننگ دے کر وہاں پہ پتہ نہیں کوئی 2-3 ہزار پولیس والے تھے، وہ کیا کر رہے تھے؟ ان کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ آ کے جلسے میں نظم و ضبط قائم کرتے. وہ کس مرض کی دوا ہے؟ آپ کو پتہ ہے جب ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں، لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں، مگر خواتین پر حملہ کرنا مسلم لیگ نون کے غنڈوں کا کام ہے. انہوں نے کیا یہ. چلے آپ ہی کہہ رہے ہیں تحریک انصاف کے لوگ نہیں تھے. آگے بڑھیے نہیں صاحب، یہ رائیونڈ مارچ، اس کے بارے میں اب کیا سوچا ہے آپ لوگ جو اپوزیشن کے ساتھ مل بیٹھے ہیں؟ اب کوئی آمادگی اپوزیشن نے کسی حد تک ظاہر کی کہ آپ کے ممکنہ رائیونڈ مارچ میں وہ آپ کا ساتھ دیں، آپ کے ساتھ چلیں گے؟ دیکھیں اس وقت تو ہم آج اتفاق رائے ہو گیا ہے ٹرمز آف ریفرنس پر. کمیشن چیف جسٹس صاحب بھی واپس آ گئے ہیں اور ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ان کا رد عمل جو نواز شریف صاحب کی جانب سے خط لکھا گیا تھا اس پر کیا ہوگا. اور اگر یہ کمیشن بن جاتا ہے، ٹی او آرز کی منظوری ہو جاتی ہے، نواز شریف صاحب نے خود کہا پرسوں کہ جی جو چیف جسٹس صاحب چاہیں وہ ٹی او آر وہی بنا سکتے ہیں. آج وہ پھر قلعہ بازی کھا گئے نواز شریف صاحب بنوں میں. انہوں نے کہا ٹی او آر تبدیل نہیں ہوں گے. بات یہ ہے کہ اگر ہم تمام دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں قانونی اور جو پرامن دروازے ہیں کہ نواز شریف صاحب قوم کے سامنے سچ بول دیں، اور اگر انہوں نے نہیں بولا تو صرف تحریک انصاف نہیں جناب، تمام سیاسی جماعتیں ان کے خلاف جد و جہد کو ایک اگلے مرحلے پہ لے جائیں گی. مگر
ہم پوری کوشش کر رائیونڈ جانا ہم آخری مرحلہ ہوگا جب تمام دروازے بند ہو جائیں گے اور یہ لوگ ہٹنا نہیں چاہیں گے اور ہٹ دھرمی سے نہیں ہٹیں گے، اس وقت ہم پھر رائیونڈ پہ مارچ کریں گے۔ تو نہیں صاحب، یہ کمیشن والا روٹ بظاہر لمبا ہے جی، ابھی تو ٹی او آرز فائنل ہوئے ہیں، حکومت کے پاس جائے گی، کوما فل سٹاپ کی اصلاح کئی ماہ لگ سکتے ہیں، سو خان صاحب تحریک انصاف انتظار کرنے کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیں یہ چیز جسٹس صاحب جیسا بھی فیصلہ کریں گے اس حوالے سے مجھے یقین ہے کہ وہ قوم کے مفاد میں ہوگا، اور ہم اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ اس سے پہلے ہم اپنے رد عمل آپ کو بتائیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ رائیونڈ ہی آپ کی پھر حتمی منزل ہو سکتی ہے، وہی آخری مرحلہ ہوگا، وینیو بھی فائنل ہے جی، لیکن پھر اس پہ آپ کو ذہن میں ہے نا اس کے تو پھر ایک جوابی حکمت عملی بظاہر حکومتی حلقوں کی انہوں نے جانب سے دھمکیاں دی بنی ہیں، گالا کا زمان پارک کا حوالہ دیتے ہیں، کل انہوں نے دھمکیاں دی ہیں کہ ہم ٹانگیں توڑ دیں گے، وہاں پولیس نہیں ہوگی، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا۔ یہ چاہتے ہیں کہ ایک جمہوری نظام جو 2013 میں یہ جس طریقے سے دھاندلی کر کے اقتدار میں آئے ہیں وہ اسی طریقے سے چلتا رہے، اس کی بہتری کا ان کے ذہن میں کوئی کسی قسم کا ارادہ نہیں ہے۔ بہت شکریہ نعیم الحق صاحب، تحریک انصاف کے ترجمان ہم سے بات کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ تحریک انصاف اپنے تئیں وزیر اعظم کے استعفے کے مطالبے پر قائم ہے، اپوزیشن کے ساتھ مشاورت کا سلسلہ جاری ہے، اور اگر اپوزیشن کے متفقہ طور پر تجویز کردہ ٹی او آرز پر حکومت آمادہ نہ ہوئی تو اگلا لاہ عمل بنایا جا سکتا ہے۔ آج کے پروگرام سے ناظرین اتنا ہی، کل آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، پروگرام دیکھنے کا شکریہ۔